बिहार में बन रही महागठबंधन की सरकार, मोदी सरकार ने इसे भांप लिया, तभी तो मुख्यमंत्री हटाने की चल दी बड़ी चाल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों इन दिनों विपक्ष के बड़े राष्ट्रीय लीडर राहुल गांधी बिहार प्रवास पर है। बिहार में कुल 17 दिनों तक वो रहेंगे और इसी क्रम में उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा भी प्रारंभ की है। परंतु वोटर अधिकार यात्रा में जमे आम जनता के हुजूम ने यह साबित कर दिया कि इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन बिल्कुल तय है, जिसे चंद दिनों में ही केंद्रीय सरकार भांप लिए और उन्होंने इसको लेकर एक बड़ी रणनीति बना डाली, जिसका नतीजा ये है कि अब बीते कल ही 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय सरकार के स्तर से 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। और यह एक ऐसा बिल पेश किया गया जिससे बिहार के साथ साथ अन्य वैसे मुख्यमंत्री होंगे जो विपक्ष के होंगे, साथ ही साथ वैसे मंत्री होंगे जो विपक्ष के होंगे, उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यही बिल पेश किया गया है और यह रडार सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव पर ही नहीं है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को ही रडार पर लिया गया है, क्योंकि भाजपा की मंशा है कि चाहे जैसे भी हो, इस बार बिहार में भाजपा की सरकार बननी चाहिए। तो विपक्ष की बातें कर ली जाए तो राहुल गांधी ने तो स्पष्ट ही ऐलान कर दिया है कि चाहे जैसे हो 2025 में हमें बिहार जीतनी है। आइए दोस्तों, केंद्रीय सरकार और मोदी सरकार, अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने क्या वह रणनीति बनाई है? कौन सी रणनीति के तहत अब वो विपक्ष को साफ करने जा रहे हैं? आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको सत्य से रूबरू कराता हूँ। साथ ही वर्तमान सरकार की जो भी नीति है उसके बारे में भी आप सभी को रूबरू कराता हूं। तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं कि आखिर वर्तमान मोदी सरकार ने यह भांप लिया कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन होना बिल्कुल तय है, क्योंकि इसका नज़ारा आप भी देख लिए होंगे कि आम जनता की भीड़ ने स्पष्ट कर दिया है। आम वोटर्स इस वोटर अधिकार यात्रा में जमकर भाग लिए हैं। लेकिन यहाँ पर आखिर सत्ता परिवर्तित भी हो जाए तो इस सत्ता को कैसे हासिल कर सकेगी वर्तमान केंद्रीय सरकार, और बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री कैसे बन सकेंगे, इस पर रणनीति बनाई गई है। दोस्तों यह मौका अगर आप देखेंगे तो एक ऐसी चाल चली गई है जिसके तहत राहुल गांधी को भी पछाड़ने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ जहां कहीं भी विपक्ष के मुख्यमंत्री होंगे उसे कैसे सत्ता से बेदखल किया जाए, उस पर भी रणनीति बनाई गई है, क्योंकि वर्तमान मोदी सरकार ईडी और सीबीआई की जो पहली नीति थी उसे छोड़कर अब दूसरी नीति अपनाई है। आइए गौर करते हैं। आपने देखा होगा कि बीते कल ही 20 अगस्त 2025 को संसद में एक बिल पेश किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, और यह एक ऐसा बिल था जिस बिल के तहत वैसे नाम जिसके नाम में मंत्री शब्द जुड़ा हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, उनके ऊपर अगर कोई मुकदमा होता है, उन पर कोई आरोप लगाया जाता है, उन पर कोई आरोप लगता है, अगर पुलिस कस्टडी में वो 30 दिनों तक चले जाते हैं यानी जेल में रहते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें इस्तीफा देना होगा और उनका यह इस्तीफा स्वतः ही मंजूर हो जाएगा। आखिर यहाँ पर ये शब्द और इस कानून को देखकर अंधभक्त तो यही कहेंगे कि यह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लागू होगा, अमित शाह पर भी लागू होगा, तो यह कौन सी बड़ी बात है? विपक्ष क्यों हल्ला कर रहा है? दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा, आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर वर्तमान मोदी सरकार के वो कौन से मंत्री है जिस पर ईडी ने छापा मारी। आखिर वो कौन से वर्तमान सत्ता दल के मुख्यमंत्री है जिस पर आरोप लगाए गए? ऐसा एक भी नहीं है। बीते बातें को तो छोड़ दिया जाए, ईडी और सीबीआई को भूल जाइए। वर्तमान बातें जो राहुल गांधी के द्वारा जमकर दिल्ली में की गई, वो बातें थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी कर ही प्रधानमंत्री का पद हासिल किया है। जमकर वोट चोरी की गई है। उन्होंने तो स्पष्ट ही कह डाली थी कि वर्तमान सरकार यानी भाजपा और निर्वाचन आयोग पार्टनरशिप का धंधा कर रही है और दोनों का पार्टनरशिप है, जिसे एक साथ साझा करते हुए वोटों की चोरी की जा रही है। यह जमकर मीडिया में भी बयान दिया गया था। लेकिन सवाल उठता है कि जब ऐसा बयान दिया गया, जब विपक्ष की ओर से ऐसी बातें की गई, तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने आखिर क्यों यहाँ पर संज्ञान नहीं लिया? कम से कम निर्वाचन आयोग को तो चाहिए था
कि जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उससे हलफनामा भी मांग लिया जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई निर्वाचन आयोग की। उसने एक भी पत्र नहीं लिखा, ना ही नोटिस जारी किया, ना ही हलफनामा दायर करने को कहा। तो आखिर वर्तमान सत्ता पक्ष के कोई भी नेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उस पर कौन कार्रवाई करेगा? अगर कार्रवाई होगी तो विपक्ष के मंत्रियों के ऊपर होगी, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के ऊपर होगी। यही तो होना है, इसीलिए तो यही कानून लाया गया है। अब सवाल उठता है कि जोरदार तरीकों से हंगामा किया गया विपक्ष के सांसदों के द्वारा जब संसद में इस बिल को पेश किया गया था। यहाँ तक कि विपक्ष के सांसदों के द्वारा इस बिल की प्रतियों को अमित शाह के मुख पर फेंक दिया गया था फाड़ते हुए। यहाँ पर ममता बनर्जी ने तो आज के दिन यानी 20 अगस्त के दिन को काला दिन भी कहा। साथ ही साथ लोकतंत्र समाप्ति की ओर बढ़ाया गया एक अन्य नया कदम बताया। निश्चित रूप से कह दिया जाए दोस्तों, यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अभी तक आपने देखा होगा कि जितने भी मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, किसी भी भाजपाई समर्थक के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। आप गौर करेंगे तो लगभग बीते 11 सालों में 5800 मुकदमे दर्ज किए गए थे ईडी और सीबीआई की ओर से, लेकिन इसमें सजा याफ्ता आखिर कितने को यहाँ पर दर्शाया गया? मात्र 20 से 22 लोग के ऊपर ही यह गंभीर आरोप साबित हो सका, परंतु 5800 व्यक्तियों और नेताओं के ऊपर ईडी का कानून लाया गया था। यहाँ पर प्रयास क्या था मोदी सरकार की? प्रयास बस यही थी कि परेशान करो, सत्ता से बेदखल करो। दोस्तों आइए एक और उदाहरण से आपको रूबरू कराते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे कि आखिर वर्तमान में महागठबंधन के सीएम पद के चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव है। तेजस्वी प्रसाद यादव को भी सत्ता से बेदखल करने की तैयारी शुरू की गई है। साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा गया है, वो भी बेदखल होंगे। इस पर भी यहाँ पर शिकंजा कसने की कोशिश की गई है। लेकिन उससे पहले आइए, आपने देखा होगा कि सबसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर एक आरोप लगाया गया था। वह आरोप ये था कि उन्होंने जमीन हड़पने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? 5 महीनों तक जेल में रहने के बाद भी उन्हें बेल नहीं मिला। लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी वो जेल के अंदर ही रहे। अपने सरकार के लिए वो चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाए। लेकिन हेमंत सोरेन के द्वारा जेल जाने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया था और उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद के लिए ऑफर दिया था। लेकिन हुआ क्या था? मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने से पहले ही चंपई सोरेन भाजपा का दामन थाम लिए थे। लेकिन ऐन वक्त यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा कमान संभाला गया और अपनी सरकार को बचा लिया गया। एक बार फिर से जब चुनाव हुई तो वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन गई। तो होता यही है, 1 महीनों का यह समय दिया गया है कि 1 महीने में अगर कोई मुख्यमंत्री या मंत्री कानून के दायरे के रूप में जेल में रहते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर स्वतः ही यह इस्तीफा मंजूर मान लिया जाएगा और इसी बीच खेल कर दिया जाएगा वर्तमान मोदी सरकार की ओर से। 1 महीने में ही अपनी सरकार के गठन संबंधी चालें चल दी जाएगी और जिस किसी को भी मुख्यमंत्री बनाना हो वह मुख्यमंत्री बना दी जाएगी। यही तो चाल चली जा रही है। लेकिन इससे पहले हम बताएंगे कि यहाँ विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा जारी है। विपक्ष की ओर से इस बिल को मंजूरी संबंधी बातें कतई स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि उनके स्तर से जोरदार हंगामा किया जा रहा है। लेकिन हंगामा यूं ही नहीं है, यहाँ पर इस बिल को मंजूरी भी मिल जाती है तो भी तौबा तौबा होगा सत्ता पक्ष के लिए, यानी उसके लिए बड़े सौभाग्य की बातें होगी। लेकिन यह बिल पास भी नहीं होता है, फिर भी वर्तमान मोदी सरकार यहाँ पर चाले में बिल्कुल ही सफल मानी जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के स्तर से वोट चोरी के मसले को जमकर उजागर किया जा रहा है। जमकर तौहीनी हुई है निर्वाचन आयोग की और मोदी सरकार की, जिसको चुप कराने के लिए जब राहुल गांधी दिल्ली छोड़कर बिहार में आए तो बिहार में आकर उनके स्तर से वोटर अधिकार यात्रा प्रारंभ की गई और बिल्कुल ही असफल रहा। लेकिन इसे क्यों कब असफल करार दिया जाए, कैसे असफल बनाया जाए, इसकी तैयारी कर ली गई वर्तमान मोदी सरकार की ओर से। अब यहाँ पर राहुल गांधी और तमाम महागठबंधन के नेता इस पर विचार करते नजर आएंगे और साथ ही साथ यह बिल को मंजूरी ना मिले अब तो अपनी ध्यान यहाँ पर केंद्रित करेंगे। यही तो करना था वर्तमान मोदी सरकार को, चाहे जिस रूप में हो। यहाँ पर विपक्ष को परेशान करना है, विपक्ष को अपने मुद्दे से भटकाना है, यह कोशिश की गई है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात है कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे महागठबंधन की
ओर से और यह बिल पास हो गया तो यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होते ही कुछ ही चंद दिनों में उन पर कोई ना कोई आरोप मढ़ दिया जाएगा और तेजस्वी प्रसाद यादव जो ही जेल जाएंगे कोई बड़ा खेल कर दिया जाएगा। 1 महीनों के अंदर वो तो किसी भी सूरत में निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हाथ होगा केंद्रीय सत्ता का और बिहार में पुलिस प्रशासन का राज होगा। उस वक्त होगा क्या, भाजपा अपने चाल में कामयाब हो जाएगी और बेदखल कर दिए जाएंगे नेता प्रतिपक्ष वर्तमान के तेजस्वी प्रसाद यादव जब उनकी ताजपोशी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल यही नहीं उठता कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। लोग तो ये भी कहेंगे कि एनडीए की भी सरकार बन सकती है, मुख्यमंत्री भी जो वर्तमान में है वो भी मुख्यमंत्री का ताजपोशी अपने सर के ऊपर करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इससे अछूते नहीं रहेंगे, क्योंकि लगातार ही आपने देखा होगा कि कई दिनों तक, कई महीनों तक मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार का नाम भाजपा की ओर से नहीं लिया गया और अंत में नीतीश कुमार मजबूर हो गए थे। वो चाह रहे थे कि हम कैसे एनडीए का दामन छोड़ दें, तब जाकर कुछ नेताओं के द्वारा उनकी बातों को यहाँ पर लाया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर यह 130वां संविधान संशोधन बिल जो कि नेताओं और मंत्रियों के लिए लाया गया वो अगर पारित हो जाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 2025 के नवंबर महीने में मुख्यमंत्री पद का शपथ तो ले लेंगे, लेकिन 2026 में वो भी सलाखों के पीछे होंगे और कोई ना कोई भाजपा का मुख्यमंत्री बन जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि विपक्ष बिल्कुल ही तैयारी के साथ यह चुनाव लड़ रहा है। बिहार जीतने में सफलता की ओर भी अग्रसर है। यह भांप चुकी है वर्तमान मोदी सरकार। तो क्या यह बिल आम जनता के लिए कहाँ तक लाभदायक शायद साबित होगा? दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहूँगा कि ऐसा कानून जो मंत्रियों पर लागू होता है, नेताओं पर लागू होता है, यहाँ पर सिर्फ विपक्ष के लिए लागू होता है। ईडी और सीबीआई का यह मसला हो या विपक्ष पर लागू होता है, वर्तमान केंद्रीय सरकार हर मुद्दे पर यहाँ पर सफलता पाते हैं। आपने देखा होगा कि मीडिया जगत में वॉशिंग मशीन कहा जाता है बीजेपी को, क्योंकि कई नेताओं पर जब आरोप लगाए गए, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि अरविंद केजरीवाल को कई महीनों तक जेल में रखा गया था, लेकिन अंत में उन्होंने भी सरेंडर बोला था, जिसका नतीजा हुआ कि इंडिया गठबंधन की सरकार बेदखल हो गई दिल्ली से और भाजपा की सरकार बन गई। बस यही रणनीति का निर्माण कराया जा रहा है कि किस तरह से पूरे देश भर के राज्यों में विपक्ष की सरकार नहीं हो, जो भी हो एनडीए की सरकार हो। अगर कोई आगे बढ़ने की भी कोशिश करता है तो उसे बीच में ही रोक दिया जाएगा। यह लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। आम जनों को जागना होगा। यह कोई बड़ा बिल नहीं है, यह सिर्फ लोकतंत्र की हत्या या फिर लोकतंत्र के लिए एक बड़ा दुश्मन ही है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इन मुद्दों पर? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।